नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लक्सर के ट्रक यूनियन पर आयोजित लाभार्थी सम्मान सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए, जहां उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की ओर से संचालित योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद किया। इस दौरान पीएम आवास योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना, उज्ज्वला योजना समेत कई योजनाओं के लाभार्थियों को सम्मानित किया गया। वहीं उन्होंने करोड़ों की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मंच से जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने केंद्र और राज्य सरकार की तमाम उपलब्धियां गिनवाई। कार्यक्रम में सीएम धामी के अलावा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, सांसद रमेश पोखरियाल निशंक और पूर्व कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक समेत कई बीजेपी नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। पहले लखपति दीदी का योजना, लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लिया गया था। उस लखपति दीदी में 1 करोड़ को और बढ़ाते हुए, यानी कि पूरे देश के अंदर 1 करोड़ बढ़ाने का लक्ष्य लिया गया। तो हमने भी उत्तराखंड के अंदर जो लक्ष्य लिया था, उस लक्ष्य को हम भी बढ़ाएंगे और उसी रेशियो में हम भी आगे बढ़ाएंगे। हरिद्वार के अंदर अपार संभावनाएं हैं उस क्षेत्र में कि लखपति दीदी बनाई जाए, हमारे नौजवानों को पढ़ाई लिखाई के लिए अनेक प्रकार से सुविधाएं दी जाए, किसानों के लिए जो अनेक योजनाएं, आज चाहे किसान सम्मान निधि योजना हो या अन्य योजनाएं हो। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी जसबीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जसबीर, क्या जानकारी? सीएम का दौरा बेहद अहम लक्सर का, ऐसा लगा जैसे कि 2024 चुनाव नजर पे हो। भी 2024 ही है और जरूरी भी है, क्योंकि सरकार द्वारा जिस तरह से विकास कार्यों की झड़ी लगाई जा रही है, तो उससे साफ हो जाता है कि 2024 का चुनाव कहीं ना कहीं एक मिशन के रूप में सरकार ले रही है। और खासकर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम धामी ताबड़तोड़ उनके दौरे हो रहे हैं। आज हरिद्वार में 2 स्थानों पर, पहले लक्सर और फिर मंगलौर, यानी फिलहाल मंगलौर में उनकी सभाएं चल रही है। और खासकर ये लाभार्थी सम्मान समारोह एवं संवाद कार्यक्रम था, जिसमें तकरीबन 5000 के लगभग लोग शामिल हुए। खासकर महिलाओं की ज्यादा तादाद थी, युवा मौजूद थे, बुजुर्ग लोगों ने भी इसमें भाग लिया। और इसमें मैं आपको मोटी मोटी बातें बता देता हूं। खासकर जैसे कि लखपति दीदी योजना है, पीएम आवास योजना है, या फिर उज्ज्वला योजना है, या फिर किसानों के लिए किसान सम्मान। तो इन सब योजनाओं का जिक्र करने के साथ साथ ही जो लाभार्थी हैं उन्हें भले ही चाहे उनके आवास की चाबी सौंपी हो या फिर जो उज्ज्वला योजनाओं के सिलेंडर उन्हें मुहैया कराए गए हो, ये तमाम योजनाओं को वहां कहीं ना कहीं दर्शाया गया। और उन लोगों से संवाद के रूप में सीधे सीधे सीएम ने मुलाकात की, उनसे बातचीत भी की। बहुत थोड़े शॉर्ट टाइम में भी काफी हद तक सीएम ने अपनी पार्टी की नीतियों को एक तरह से जनता के सामने रखा। और कुछ जो पहले से ही कुछ चीजें सामने आई थी, यानी कि जो कार्यकर्ताओं द्वारा मांगे रखी गई थी, उन पर भी उनका फोकस रहा। किसानों को लेकर भी उन्होंने कई बातें कही। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि प्रधानमंत्री शुरू से ही किसानों को लेकर के सीरियस हैं और कई ऐसी योजनाओं के माध्यम से किसानों को लाभ दिया जा रहा है, जिसमें सबसे बड़ी किसान सम्मान योजना है। इसके अलावा कई प्रकार के एमएसपी या कई ऐसी फसलें हैं जिन्हें कहीं ना कहीं सरकार मुख्य केंद्र बिंदु में रख करके किसानों के प्रति दीर्घकालीन योजनाएं बना रही है। और राज्य की योजनाओं पर भी उन्होंने अपना फोकस रखा। उन्होंने ये भी कहा कि अब वो समय आ गया है जब ऐसा कोई घर ना बचे जहां रोशनी ना हो, जहां शौचालय ना हो। चलिए, बिल्कुल। तो साफ तौर पे लोकसभा चुनाव निशाने पर था। बहुत शुक्रिया जसबीर आपका तमाम जानकारी के लिए। लोकसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई बड़े फैसलों को हरी झंडी मिली। चर्चा के बाद उत्तराखंड लोक एवं निजी संपत्ति क्षति वसूली एक्ट बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई। इस एक्ट के बनने से दंगाइयों और प्रदर्शनकारियों की ओर से सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर सख्त कार्रवाई और वसूली का प्रावधान किया जाएगा। लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली अध्यादेश 2024
संपत्ति के संबंध में हड़ताल, बंद, दंगों संबंधी लोक अशांति प्रतिवादों के दौरान सार्वजनिक स्थलों पर समस्त हिंसात्मक कार्यों को व्यवहृत करने और उसकी निरंतरता तथा तीव्रीकरण पर नियंत्रण रखने, लोक या निजी संपत्ति की क्षति की वसूली का उपबंध करने और क्षतियों का अनुसंधान करने, तत्संबंधी प्रतिकर अधिनिर्णित करने हेतु दावा अधिकरणों का गठन किया जाएगा। तो चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए ये भी बता देते हैं कि कैबिनेट के जो फैसले रहे उसमें अहम फैसले क्या थे। तो आपको बता दें कि निजी संपत्ति क्षति वसूली एक्ट बनाने को यहां पर मंजूरी जो है वो मिली है। साथ ही शिक्षा विभाग के लिए अगर बात करें तो 5.335 एकड़ जमीन स्थानांतरित करने को लेकर मंजूरी मिली। उत्तराखंड आवास नीति में संशोधन को मंजूरी मिली है। इसके अलावा आपको बता दें कि चाइल्ड और जनरल काउंसलर की नियुक्ति होगी। देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और उधम सिंह नगर में नियुक्ति को लेकर के मंजूरी जो है वो दी गई है। इसके अलावा आपको बता दें कि छात्रवृत्ति योजना में मिलने वाली धनराशि को बढ़ाया गया है। तो ये मोटे मोटे फैसले जो रहे हैं, आज जो कैबिनेट की बैठक हुई है उस बैठक में जो मंजूरी मिली प्रस्तावों की, उसके बारे में हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए बताया कि आज उत्तराखंड की कैबिनेट की जो बैठक हुई उसमें किन किन प्रस्तावों पर मंजूरी मिली। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी अनुज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुज, अगर आज के कैबिनेट मीटिंग और उसके फैसलों को देखें तो कई फैसले कई मायनों में अहम है जो गेम चेंजर साबित होंगे आने वाले समय में। बिल्कुल अभिषेक, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट बैठक रही है और जिसमें सबसे बड़ा जो फैसला लिया गया वो फैसला ये था कि निजी संपत्ति को लेकर के जो एक्ट पारित किया गया है वो एक धामी सरकार का बड़ा फैसला है। अध्यादेश इसको बना दिया गया है, निजी संपत्ति क्षति वसूली एक्ट। ये कैबिनेट से इसको मंजूरी मिल गई है और अब ये राज्यपाल के पास जाएगा और ये कानून बन जाएगा। क्योंकि बनफूलपुरा हल्द्वानी का कांड हो या पिछले साल का पिथौरागढ़ का कांड हो या चंपावत का कांड हो, तो तमाम जो कांड है उनके मद्देनजर अब सरकार ने एक एक्ट बना दिया है कि जो कोई भी सार्वजनिक संपत्ति हो या निजी संपत्ति हो अगर क्षतिग्रस्त करता है तो उससे ही उसका पूरा जो मुआवजा उससे वसूला जाएगा, साथ ही साथ उसकी जो संपत्ति है उसको कुर्क कर दी जाएगी। ये बिल्कुल अगर बात करें उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने इस तरीके के मामले किए हैं कि इस वसूली एक्ट को लागू किया था, उसी की तर्ज पे अब उत्तराखंड में भी इस तरीके के जो मामले लगातार सामने आ रहे थे इसको लेकर के एक्ट बना दिया गया है और अब ये एक्ट अध्यादेश बन करके जल्द ही पूरे प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा। इसको लेकर के एक अलग से जैसे ट्रिब्यूनल कोर्ट होता है वो कोर्ट भी बनाया जाएगा जिसमें सजा का प्रावधान भी होगा। इसके अलावा कैबिनेट के अगर फैसलों की अगर बात करें तो कैबिनेट में कई अहम फैसले लिए गए जिसमें उत्तराखंड आवास नीति में संशोधन किया गया है कि जो पीएम आवास योजना के अंतर्गत जो लाभार्थी थे उनको करीब करीब जो है अब 2.5 लाख रुपए सरकार अपनी तरफ से देगी और जो बिल्डर है उनको 9 चरणों में आप पैसा दे सकते हैं। तो ये जो गरीब आवासीय लोग हैं उनको लाभ पहुंचाने के लिए सरकार ने इस योजना इस पे संशोधन किया है। इसके अलावा अगर बात करें तो वित्त विभाग के कई ऐसे फैसले जिसमें संशोधन किया गया है। छात्रवृत्ति योजना में जो है जो छात्र हैं उनको छात्रवृत्ति देने को लेकर के संशोधन किया गया। तो तमाम ऐसे फैसले थे तो धामी कैबिनेट में करेगा, लेकिन सबसे बड़ा जो फैसला लिया गया वो ये फैसला लिया गया कि जो निजी संपत्ति एक्ट है इसके अंतर्गत पूरे प्रदेश में अगर कोई भी संपत्ति को डैमेज करता है तो उसका जो मुआवजा है, उसका जो रकम है, उसकी जो वसूली है वो उस तथाकथित व्यक्ति से की जाएगी। जी बिल्कुल अनुज, ये इस तरीके का एक्ट तो हमने यूपी में भी देखा है कि यूपी में किस तरीके से पहले तस्वीरें जारी होती हैं और उसके बाद फिर जो है वो वसूली होती है। और आने वाले वक्त में देखें तो ये एक्ट जो है उत्तराखंड के लिए खास करके बहुत अहम साबित होगा। बिल्कुल अभिषेक, जिस तरीके से हल्द्वानी वाला कांड हुआ बनफूलपुरा वाला उसमें सरकार ने एक्शन लिया गृह सचिव से लगा करके और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी उसमें एक्शन लिया। जो अब्दुल मलिक थे उसकी संपत्ति को कुर्क किया गया। अब इसी के तर्ज पे जनता की मांग भी हो रही थी और चाहे पक्ष हो या विपक्ष दोनों ये मांग कर रहा था कि इस तरीके का एक्ट उत्तराखंड में आना चाहिए। अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी इस बात को लेकर के तारीफ करी है सीएम धामी की।
चलिए, तो ये बड़ी बात है कि विपक्ष का भी साथ मिल रहा है सरकार को। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लक्सर के ट्रक यूनियन पर आयोजित लाभार्थी सम्मान सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए, जहां उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की ओर से संचालित योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद किया। इस दौरान पीएम आवास योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना, उज्ज्वला योजना समेत कई योजनाओं के लाभार्थियों को सम्मानित किया गया। वहीं उन्होंने करोड़ों की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मंच से जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने केंद्र और राज्य सरकार की तमाम उपलब्धियां गिनवाई। कार्यक्रम में सीएम धामी के अलावा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, सांसद रमेश पोखरियाल निशंक और पूर्व कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक समेत कई बीजेपी नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। पहले लखपति दीदी का योजना, लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लिया गया था। उस लखपति दीदी में 1 करोड़ को और बढ़ाते हुए, यानी कि पूरे देश के अंदर 1 करोड़ बढ़ाने का लक्ष्य लिया गया। तो हमने भी उत्तराखंड के अंदर जो लक्ष्य लिया था, उस लक्ष्य को हम भी बढ़ाएंगे और उसी रेशियो में हम भी आगे बढ़ाएंगे। हरिद्वार के अंदर अपार संभावनाएं हैं उस क्षेत्र में कि लखपति दीदी बनाई जाए। हमारे नौजवानों को पढ़ाई लिखाई के लिए अनेक प्रकार से सुविधाएं दी जाए। किसानों के लिए जो अनेक योजनाएं, आज चाहे किसान सम्मान निधि योजना हो या अन्य योजनाएं हो। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी जसबीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जसबीर, क्या जानकारी? सीएम का दौरा बेहद अहम लक्सर का, ऐसा लगा जैसे कि 2024 चुनाव नजर पे हो। भी 2024 ही है और जरूरी भी है, क्योंकि सरकार द्वारा जिस तरह से विकास कार्यों की झड़ी लगाई जा रही है, तो उससे साफ हो जाता है कि 2024 का चुनाव कहीं ना कहीं एक मिशन के रूप में सरकार ले रही है। और खासकर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम धामी ताबड़तोड़ उनके दौरे हो रहे हैं। आज हरिद्वार में 2 स्थानों पर, पहले लक्सर और फिर मंगलौर, यानी फिलहाल मंगलौर में उनकी सभाएं चल रही है। और खासकर ये लाभार्थी सम्मान समारोह एवं संवाद कार्यक्रम था, जिसमें तकरीबन 5000 के लगभग लोग शामिल हुए। खासकर महिलाओं की ज्यादा तादाद थी, युवा मौजूद थे, बुजुर्ग लोगों ने भी इसमें भाग लिया। और इसमें मैं आपको मोटी मोटी बातें बता देता हूं। खासकर जैसे कि लखपति दीदी योजना है, पीएम आवास योजना है, या फिर उज्ज्वला योजना है, या फिर किसानों के लिए किसान सम्मान। तो इन सब योजनाओं का जिक्र करने के साथ साथ ही जो लाभार्थी हैं उन्हें भले ही चाहे उनके आवास की चाबी सौंपी हो या फिर जो उज्ज्वला योजनाओं के सिलेंडर उन्हें मुहैया कराए गए हो, ये तमाम योजनाओं को वहां कहीं ना कहीं दर्शाया गया। और उन लोगों से संवाद के रूप में सीधे सीधे सीएम ने मुलाकात की, उनसे बातचीत भी की। बहुत थोड़े शॉर्ट टाइम में भी काफी हद तक सीएम ने अपनी पार्टी की नीतियों को एक तरह से जनता के सामने रखा। और कुछ जो पहले से ही कुछ चीजें सामने आई थी, यानी कि जो कार्यकर्ताओं द्वारा मांगे रखी गई थी, उन पर भी उनका फोकस रहा। किसानों को लेकर भी उन्होंने कई बातें कही। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि प्रधानमंत्री शुरू से ही किसानों को लेकर के सीरियस हैं और कई ऐसी योजनाओं के माध्यम से किसानों को लाभ दिया जा रहा है, जिसमें सबसे बड़ी किसान सम्मान योजना है। इसके अलावा कई प्रकार के एमएसपी या कई ऐसी फसलें हैं जिन्हें कहीं ना कहीं सरकार मुख्य केंद्र बिंदु में रख करके किसानों के प्रति दीर्घकालीन योजनाएं बना रही है। और राज्य की योजनाओं पर भी उन्होंने अपना फोकस रखा। उन्होंने ये भी कहा कि अब वो समय आ गया है जब ऐसा कोई घर ना बचे जहां रोशनी ना हो, जहां शौचालय ना हो। चलिए, बिल्कुल, तो साफ तौर पे लोकसभा चुनाव निशाने पर था। बहुत शुक्रिया जसबीर आपका तमाम जानकारी के लिए। लोकसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई बड़े फैसलों को हरी झंडी मिली। चर्चा के बाद उत्तराखंड लोक एवं निजी संपत्ति क्षति वसूली एक्ट बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई। इस एक्ट के बनने से दंगाइयों और प्रदर्शनकारियों की ओर से सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर सख्त कार्रवाई
और वसूली का प्रावधान किया जाएगा। लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली अध्यादेश 2024 संपत्ति के संबंध में हड़ताल, बंद, दंगों संबंधी लोक अशांति प्रतिवादों के दौरान सार्वजनिक स्थलों पर समस्त हिंसात्मक कार्यों को व्यवहृत करने और उसकी निरंतरता तथा तीव्रीकरण पर नियंत्रण रखने, लोक या निजी संपत्ति की क्षति की वसूली का उपबंध करने और क्षतियों का अनुसंधान करने, तत्संबंधी प्रतिकर अधिनिर्णित करने हेतु दावा अधिकरणों का गठन किया जाएगा। तो चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए यह भी बता देते हैं कि कैबिनेट के जो फैसले रहे उसमें अहम फैसले क्या थे। तो आपको बता दें कि निजी संपत्ति क्षति वसूली एक्ट बनाने को यहां पर मंजूरी जो है वो मिली है। साथ ही शिक्षा विभाग के लिए अगर बात करें तो 5.335 एकड़ जमीन स्थानांतरित करने को लेकर मंजूरी मिली। उत्तराखंड आवास नीति में संशोधन को मंजूरी मिली है। इसके अलावा आपको बता दें कि चाइल्ड और जनरल काउंसलर की नियुक्ति होगी। देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और उधम सिंह नगर में नियुक्ति को लेकर के मंजूरी जो है वो दी गई है। इसके अलावा आपको बता दें कि छात्रवृत्ति योजना में मिलने वाली धनराशि को बढ़ाया गया है। तो ये मोटे मोटे फैसले जो रहे हैं, आज जो कैबिनेट की बैठक हुई है उस बैठक में जो मंजूरी मिली प्रस्तावों की, उसके बारे में हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए बताया कि आज उत्तराखंड की कैबिनेट की जो बैठक हुई उसमें किन किन प्रस्तावों पर मंजूरी मिली। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी अनुज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुज, अगर आज के कैबिनेट मीटिंग और उसके फैसलों को देखें तो कई फैसले कई मायनों में अहम है जो गेम चेंजर साबित होंगे आने वाले समय में। बिल्कुल अभिषेक, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट बैठक रही है और जिसमें सबसे बड़ा जो फैसला लिया गया वो फैसला ये था कि निजी संपत्ति को लेकर के जो एक्ट पारित किया गया है वो एक धामी सरकार का बड़ा फैसला है। अध्यादेश इसको बना दिया गया है, निजी संपत्ति क्षति वसूली एक्ट। ये कैबिनेट से इसको मंजूरी मिल गई है और अब ये राज्यपाल के पास जाएगा और ये कानून बन जाएगा। क्योंकि बनपुलपुरा हल्द्वानी का कांड हो या पिछले साल का पिथौरागढ़ का कांड हो या चंपावत का कांड हो, तो तमाम जो कांड है उनके मद्देनजर अब सरकार ने एक एक्ट बना दिया है कि जो कोई भी सार्वजनिक संपत्ति हो या निजी संपत्ति हो अगर क्षतिग्रस्त करता है तो उससे ही उसका पूरा जो मुआवजा उससे वसूला जाएगा, साथ ही साथ उसकी जो संपत्ति है उसको कुर्क कर दी जाएगी। ये बिल्कुल अगर बात करें उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने इस तरीके के मामले किए हैं कि इस वसूली एक्ट को लागू किया था, उसी की तर्ज पे अब उत्तराखंड में भी इस तरीके के जो मामले लगातार सामने आ रहे थे इसको लेकर के एक्ट बना दिया गया है और अब ये एक्ट अध्यादेश बन करके जल्द ही पूरे प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा। इसको लेकर के एक अलग से जैसे ट्रिब्यूनल कोर्ट होता है वो कोर्ट भी बनाया जाएगा जिसमें सजा का प्रावधान भी होगा। इसके अलावा कैबिनेट के अगर फैसलों की अगर बात करें तो कैबिनेट में कई अहम फैसले लिए गए जिसमें उत्तराखंड आवास नीति में संशोधन किया गया है कि जो पीएम आवास योजना के अंतर्गत जो लाभार्थी थे उनको करीब करीब जो है अब 2.5 लाख रुपए सरकार अपनी तरफ से देगी और जो बिल्डर है उनको 9 चरणों में आप पैसा दे सकते हैं। तो ये जो गरीब आवासीय लोग हैं उनको लाभ पहुंचाने के लिए सरकार ने इस योजना इस पे संशोधन किया है। इसके अलावा अगर बात करें तो वित्त विभाग के कई ऐसे फैसले जिसमें संशोधन किया गया है। छात्रवृत्ति योजना में जो है जो छात्र हैं उनको छात्रवृत्ति देने को लेकर के संशोधन किया गया। तो तमाम ऐसे फैसले थे तो धामी कैबिनेट में करेगा, लेकिन सबसे बड़ा जो फैसला लिया गया वो ये फैसला लिया गया कि जो निजी संपत्ति एक्ट है इसके अंतर्गत पूरे प्रदेश में अगर कोई भी संपत्ति को डैमेज करता है तो उसका जो मुआवजा है, उसका जो रकम है, उसकी जो वसूली है वो उस तथाकथित व्यक्ति से की जाएगी। जी बिल्कुल अनुज, ये इस तरीके का एक्ट तो हमने यूपी में भी देखा है कि यूपी में किस तरीके से पहले तस्वीरें जारी होती हैं और उसके बाद फिर जो है वो वसूली होती है। और आने वाले वक्त में देखें तो ये एक्ट जो है उत्तराखंड के लिए खास करके बहुत अहम साबित होगा।
बिल्कुल अभिषेक, जिस तरीके से हल्द्वानी वाला कांड हुआ, बनफुलपुरा वाला, उसमें सरकार ने एक्शन लिया गृह सचिव से लगा करके, और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी उसमें एक्शन लिया। जो अब्दुल मलिक थे उसकी संपत्ति को कुर्क किया गया। अब इसी के तर्ज पे जनता की मांग भी हो रही थी, और चाहे पक्ष हो या विपक्ष, दोनों ये मांग कर रहा था कि इस तरीके का एक्ट उत्तराखंड में आना चाहिए। अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी इस बात को लेकर के तारीफ करी है सीएम धामी की। चलिए, तो ये बड़ी बात है कि विपक्ष का भी साथ मिल रहा है सरकार को। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चार धाम यात्रियों में हो रहे रिकॉर्ड बढ़ोतरी को देखते हुए स्वास्थ्य महकमा तैयारियों में जुट गया है। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने बताया कि चार धाम यात्रा मार्ग पर अनुभवी और उच्च हिमालय में काम करने के लिए प्रशिक्षित मेडिकल टीम को तैनात किया जा रहा है, जिससे तीर्थयात्रियों को तुरंत स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि डॉक्टरों की टीम पहाड़ और मैदान दोनों क्षेत्रों में हमेशा उपलब्ध रहे, क्योंकि पहाड़ों से लेकर मैदान तक स्वास्थ्य की स्थिति सही नहीं है। पिछले साल चारधाम यात्रा में भी यदि देखा जाए तो कई लोगों की मौत हुई थी। मैं तो कहूँगा कि स्पेशल मेडिकल टीम हमेशा पहाड़ों में तत्पर रहनी चाहिए। वहाँ समय समय पर आपदाएं आती रहती है। गांव घरों के हमारे जो लोग हैं, पलायन से हम पहले ही परेशान हैं, और अगर मेडिकल फैसिलिटीज़ भी नहीं होगी तो आखिर लोग जाएंगे कहाँ। और पिछले बार भी कोरोना में जो चारधाम यात्रा थी, मैक्सिमम लोगों की डेथ हुई और सरकार को मृत्यु के आंकड़े छिपाने पड़े थे। ये हालात थे। और इस समय आप मैदानों के साथ साथ कह रहे, पहाड़ों में तो पूरी स्थिति पहले ही है। डॉक्टर जो हैं भी वो वहाँ रहना नहीं चाहते, उनको वहाँ टिकते नहीं हैं। और सरकार क्या करके मुझे समझ में नहीं आता, सबका ट्रांसफ़र जो है मैदानी क्षेत्रों में कर देती है। तो ये भी एक गंभीर चिंता का विषय पर्वतीय राज्य के लिए है, और हमारी मेडिकल की सुविधाएं जो हैं या स्थिति जो है बहुत बुरी है सर। उत्तराखंड में मौसम लगातार बिगड़ा हुआ है। पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है तो मैदानी इलाकों में तेज बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। लगातार हो रही बारिश से पहाड़ पर मुसीबत बढ़ गई है। आपको बता दें, 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण कई हाईवे और सड़कों पर यातायात बाधित हुआ है। चमोली में चारों ओर बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी और मैदानी हिस्सों में बारिश होने से प्रदेश में ठंड एक बार फिर से बढ़ गई है। वहीं मैदानी इलाकों में रुक रुक कर बारिश और पर्वतीय क्षेत्रों में भारी बर्फबारी के चलते जनजीवन प्रभावित हुआ है। ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग में पागल नाला के पास पहाड़ों से टूटकर बड़े बड़े पत्थर आ जाने की वजह से आवाजाही बंद हो गई। खबर लक्सर से है, जहां लक्सर क्षेत्र में देर रात से हो रही रुक रुक कर बारिश से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं दूसरी तरफ खानपुर क्षेत्र में आसमानी बिजली गिरने से 2 परिवार के कई लोग जख्मी हो गए और कई मकान ध्वस्त हो गए। आनन फानन में घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पीड़ित परिवार प्रशासन से मुआवजे की मांग कर रहा है। बहुत बारिश आई, उसके बाद ओले भी आए और बहुत ही तेज सा बिजली कड़की है। तो हम अंदर 4 लोग सोए हुए थे, तो छत पे बिजली पड़ी और हमारी छत फट गई। बहुत चोट आई है, काफ़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई हम लोगों ने, मुश्किल से निकल पाए हम वहाँ से। रात तूफान चल रहा था जी। हाँ, बिजली छत पर जा पड़ी थी, सब नुकसान हुआ जी। बहुत बिजली का कोई सामान नहीं बचा, सब फूक गई जी। कितने लोग घायल हुए? 4 जी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट और एडीएम कोर्ट में खाद्य पदार्थों के 10 सैंपल फेल पाए जाने पर 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी महिमानंद जोशी ने बताया कि वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिलीप जैन ने 7 जुलाई 2023 को देवबंद से हरिद्वार की ओर आ रहे वाहन से पनीर के 2 नमूने लेकर जांच के लिए लैब भेजे थे। लैब जांच में पनीर के दोनों नमूने नकली मिले। 6 मामलों में 2 व्यक्तियों और 4 मामलों में 6 व्यक्तियों के खिलाफ वाद दायर किया गया है। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी हैट्रिक बनाने के लिए तैयारियों में जुटी है।
जिसके चलते बीजेपी महिला मोर्चा 4 मार्च से 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित कर रही है। इस बात को लेकर बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आशा नौटियाल ने कहा कि 4 मार्च को रन फॉर पीएम यानी रन फॉर मोदी मैराथन दौड़ का आयोजन होगा, जिसमें हमारे विभाग की महिलाएं दौड़ लगाएंगी और 5 मार्च को हर विधानसभा में स्कूटी रैली और पदयात्रा होगी। 6 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पश्चिम बंगाल में होने वाले महिला संबोधन कार्यक्रम को सभी 270 मंडलों में सीधा प्रसारित किया जाएगा। दौड़ ये मैराथन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए समर्पित होगी। 5 तारीख को हमारा हर विधानसभा में स्कूटी रैली और पदयात्रा होगी, जिसमें हम मोदी जी के द्वारा किए गए महिला उत्थान के कार्यों को, महिला सशक्तिकरण के कार्यों को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे और स्कूटी रैली करेंगे। 3 तारीख यानी 6 मार्च को हमारा हर मंडल में, हमारे 270 मंडल हैं, 270 मंडलों में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल से 1 लाख महिलाओं को संबोधित करेंगे और उस संबोधन को हम लाइव हर मंडल में दिखाएंगे। उत्तराखंड की अल्मोड़ा लोकसभा सीट से अजय टम्टा को फिर से बीजेपी का प्रत्याशी घोषित होने के बाद बागेश्वर जिले के बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है और कार्यकर्ताओं ने मिठाई वितरित किया। आपको बता दें कि बागेश्वर से बीजेपी जिलाध्यक्ष इंद्र सिंह ने अजय टम्टा को फिर से अल्मोड़ा सीट से सांसद का टिकट देने पर हाईकमान का धन्यवाद किया। वहीं कुमाऊं क्षेत्र के दोनों लोकसभा सीट हल्द्वानी और नैनीताल के लोकसभा प्रभारी के तौर पर पूर्व विधायक कपकोट बलवंत का कहना है कि बीजेपी अपने संकल्प पत्र को उत्तराखंड के सभी जनपदों में पत्रकार वार्ता के माध्यम से लॉन्च करेगी। अपने यशस्वी प्रधानमंत्री और अपने यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। अपने प्रदेश नेतृत्व का, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का, अपने मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं। उनके द्वारा हमारे जो बहुत ही लोकप्रिय सांसद, पूर्व में केंद्रीय राज्य मंत्री रहे अजय टम्टा जी को एक बार फिर पुनः प्रत्याशी बनाया। मैं सर्वप्रथम उन सब का पूरे जनपद की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि उनके द्वारा एक ईमानदार छवि थी और उनके एक जो सरल स्वभाव, सरल कार्यशैली थी, इसके लिए उनको एक बार फिर टिकट दिया है और मुझे पूरा विश्वास है अपने कार्यकर्ताओं पर कि एक पूर्ण बहुमत के साथ हम उनको विजयी बनाएंगे। कि भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र है, जिसका शुभारंभ राष्ट्रीय कार्यालय में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया और उसी परिप्रेक्ष्य में राज्य में भी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं हमारे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, उन्होंने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया और प्रदेश के सभी जनपदों में जो संगठनात्मक हमारे जनपद हैं, उन जनपदों में पत्रकार वार्ता के माध्यम से इस कार्यक्रम की लॉन्चिंग होनी थी। आज उस कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी विधानसभा में 20 साल से लंबित पड़े बारलोगंज चामासारी सड़क भूमि का पूजन किया। यह सड़क करीब 97,30,000 रुपए की लागत से बनकर तैयार होगी। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को 6 महीने के अंदर निर्माण कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही निर्माण कार्य में इस्तेमाल होने वाली सामग्री की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने की बात कही। इस मोटर मार्ग के निर्माण के पूरा होने के बाद आबादी वाले क्षेत्र बारलोगंज, खेतवाला, कंपनी बाग और चामासारी के ग्रामवासियों को लाभ मिलेगा। आज का दिन मेरे लिए बहुत ही भावुक क्षण है। 2012 में जब मैं यहाँ पर आया था तो यहाँ के लोगों की मांग थी कि यहाँ पर ये सड़क बननी चाहिए और मैं लगातार इसके लिए संघर्ष कर रहा था। बहुत प्रॉब्लम्स आई, अलाइनमेंट चेंज हुआ, फिर फॉरेस्ट से कई दिक्कतें आई, कोई व्यक्ति एनजीटी में चला गया और तमाम बाधाओं को पार करके आज हम उस मुकाम पर पहुंचे हैं। आज का विजय भूमि पूजन हमने यहाँ पर किया है और शीघ्र ही हम इसको पूरा करके
हरिद्वार पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने स्मैक के साथ 4 चोरों को गिरफ्तार किया है। बाजार में स्मैक की कीमत 30,80,000 रुपए बताई जा रही है। बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देवभूमि को 2025 तक ड्रग्स फ्री करने का निर्देश भी दिया है। इसी के तहत एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल ने सीओ ज्वालापुर शांतनु पाराशर के नेतृत्व में टीम का गठन किया और गुप्त सूचना के आधार पर एक महिला सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एएनटीएफ की टीम हमारी लगातार यहाँ पर कार्रवाई कर रही है। पूर्व में भी ये जो मुख्य अभियुक्त जो आज पकड़े गए हैं, ये पूर्व में भी जेल गए हैं। इन पे हम लोग लगातार लगे थे। खासकर इसमें अभिषेक और इसकी वाइफ मीनू है और इनके साथ साथ रईस और एक शहजाद, ये 4 लोग हैं। सूचना ये थी कि जो रईस और शहजाद हैं ये बरेली से कुछ सामान यहाँ ला के इन्होंने डील करना था स्मैक का, और इनके घर में ही ये डीलिंग तय की गई थी। एएनटीएफ के पास जो इनपुट था उस पर इन लोगों के द्वारा कार्रवाई की गई। इसमें हमारे एएनटीएफ के प्रभारी शांतनु हैं, इनके साथ हमारे एसपी सिटी, इनकी पूरी टीम ने एक प्रॉपर तरीके से इनको कॉर्डन ऑफ करके घर। खबर लक्सर से है, जहां हरिद्वार देहात क्षेत्र में देर रात तक बारिश हुई। बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों के फसलों को बर्बाद कर दिया है। अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी। अचानक हुई बारिश ने किसानों का सत्यानाश कर दिया है। हम मौजूद हैं लक्सर क्षेत्र में और आप देख सकते हैं सरसों का खेत है। मैं कैमरामैन से कहूँगा एक बार दिखाएं किस तरह से ये किसान अपने खेत को देख करके हैरान है, परेशान है। सरसों जमीन पर लिट गई है और जो उसकी बालियां हैं ये आप देख सकते हैं किस तरह से ओलावृष्टि से इनमें जो दाना था वो नष्ट हो गया है। तो ये कहा जा सकता है कि पहले से ही खुद को ठगा सा महसूस कर रहा है किसान, अब इस बारिश से और परेशान हो गया है। किसानों से बात करेंगे। सब खत्म होगा जी, सब खत्म होगा, सब बेतुका, सब फली फूट गिरी, सब टाटी टूटी फूटी। आपका नाम क्या है? मैक सिंह जी। मैक सिंह जी, हाँ जी। ये आप देख रहे हैं सरसों के खेत में, तो अब क्या करेंगे किसान? क्या करेंगे किसान, क्या कर सका जी? सरसों तो तैयार थी, सरसों तैयार थी, फूट गई। जो पहले गेहूं में कितना नुकसान है? गेहूं में भी बहुत काफी नुकसान है जी, काफी नुकसान है, काफी नुकसान है। तो ये बता रहे हैं कि गेहूं में भी नुकसान है, सरसों का बेड़ा गर्क हो गया है। और सबसे बड़ी दिक्कत ये भी है कि अभी जो गन्ने की बुआई का सीजन शुरू होने वाला था, यानी कि गन्ने की बुआई होनी थी, तो उसमें भी अब किसान लेट हो जाएगा। इस बार जो ओलावृष्टि से सरसों खराब हुई, गेहूं खराब हुआ, उसका भी आकलन करे और मुआवजा कुछ थोड़ा बहुत दे ताकि वो अगली फसल के लिए खड़े हो सकें। कुछ तो मर्रम उन्हें महसूस हो कि सरकार की तरफ से लगाया गया है। जसवीर सिंह, न्यूज़ इंडिया, लक्सर। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।